इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ डॉक्टर स्वाति भी कह रही थी कि इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का एक यूज तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को कम से कम तमाम सारी चीजों पे कैलकुलेट करना होगा। सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं। सृष्टि एक ग्रुप चला रही हैं मिरांडा हाउस की तरफ से, तमाम सारे लोग उसकी वो कोऑर्डिनेटर हैं। मैं जानना चाहता हूं इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? बेड के लिए तमाम सारी कॉल्स आपके पास आती हैं, आपने एक ग्रुप बना रखा है। किस तरह से लोगों को हेल्प दिया जा सकता है, किस तरह से हेल्प किया जा सकता है और किस तरह से गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से तालमेल बैठाया जा सकता है, प्लीज आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस समय दिल्ली से लेकर कलकत्ता और कलकत्ता से लेकर बैंगलोर और कोलकाता तक। सृष्टि जी प्रतीक जी, सबसे पहले हाँ जी, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जो लोग जनता फेस कर रही है, जो मुझे कॉल आ रहे हैं, वो है बेड्स के बारे में। सबका केस, जो भी मेरे को दिन में हजारों कॉल आ रहे हैं, सबको आईसीयू बेड चाहिए, सबको ऑक्सीजन बेड चाहिए, और बेड्स दिल्ली में एक भी अभी नहीं है। जिनके पास अभी है वो बोल रहे खत्म हो गए है। तो हम उन्हें कहाँ लेके जाए, हम उन्हें कहाँ डायरेक्ट करें, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर और है नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आए हैं अभी तक। नंबर वन, उनको हम डॉक्टर की तरफ लेके जाते हैं, हम बोलते हैं कि ट्रीटमेंट घर में कैसे कर सकते हैं। उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, हम वो सप्लाई कर सकते हैं। उनको मेडिसिन की जरूरत है, हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप्स है, उनके लीड्स हैं, हम उधर से हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल में बेड्स अब है ही नहीं। तो जो भी करना होगा घर से ही करना होगा। पर ऐसा ये डिजीज नहीं है जो पूरा घर से हम इसको सॉल्व कर सके, इसके लिए हम हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। सेकेंडली, सवाल यही था, सवाल सबसे बड़ा यही था। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा था कि हम जब घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो करते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब लगता है कि अब हमारे हाथ में है ही नहीं और अब हमको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल की तरफ, और वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, तब बेड नहीं मिलते हैं, तब बड़ी दिक्कत आती है। मैं आपके ग्रुप के बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन अमरजीत जी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। संध्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमरजीत जी, इस समय मुंबई में एक बात देखने को मिल रही, डॉक्टर अशोक उसका जिक्र भी कर रहे थे कि बड़ी अच्छी स्थितियां बेहतर बन रही हैं और वहां पे अब मरीज उतने नहीं आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कतें आप क्या फेस कर रहे हैं, अमरजीत जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि वे मुंबई में कम हो रहा है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि मुंबई में लोगों के टेस्ट कम हो रहे हैं कि संख्या कम आ रही है, लेकिन मैं ये मानने को जरूर तैयार हूं कि सरकार ने चाहिए कि सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी हो, जिससे सामाजिक संस्थाएं जब आगे आएंगी। मुझे अभी कल मुंबई में सांसद गोपाल शेट्टी जब एक पवन धाम कोविड सेंटर खोलने की बात करते हैं तो राज्य सरकार उसमें अड़ंगा लगाती है, और ऐसे ही अगर 150-150 सीट्स के बड़े ऑक्सीजन के कोविड सेंटर खुल जाएंगे, मुझे लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। जो टीवी चैनल, सामाजिक राज्य सरकारें जिस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही हैं, मुझे लगता है आत्मविश्वास में कमी आदमी की आती है, और कोविड का मरीज आधा तो आत्मविश्वास के अभाव में चले जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर सामाजिक सरोकारों से लोगों को जोड़ा जाएगा और जन भागीदारी की जाएगी तो ऐसे संस्था, ऐसे कोविड सेंटर खुलेंगे और आधी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी लोगों की। संध्या हमारे साथ बनी हुई है लगातार, संध्या फर्नांडिस हमारे साथ लगातार बनी हुई है। संध्या, सवाल यह है कि कैसे कोऑर्डिनेशन हो, यह भी एक बड़ी समस्या आ रही है। कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए? जनता जो है सड़कों पे दौड़ रही है अपने मरीजों को लेकर, अस्पतालों के सामने बाहर फुटपाथ पे मौजूद है, दम तोड़ रही है जिंदगी। अब सवाल यह है कि कैसे एक कंपोजिट प्रयास हो। बहुत मुश्किल हालात यही है। अगर ये प्रयास एक जगह और बहुत सिस्टमैटिक वे के तरीके से हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ समस्या पे काबू पाया जा सकता है। संध्या, योर टेक। अभी ऐसा है कि आप अगर डैशबोर्ड की ही बात करेंगे, जो अभी हम रेफर करते हैं यहाँ के बेड एलोकेशन के लिए, तो काफी डैशबोर्ड में जो बेड दिखाए जाते हैं वो होते भी नहीं है आइडियली। तो ये एक समस्या ऐसी है कि खुद वॉर रूम भी इन्हीं डैशबोर्ड पे निर्भर इन डैशबोर्ड्स को ही फॉलो करती है, और ऐसे में बहुत दिक्कत आ जाती है हमको ये पता करने की आईसीयू कहाँ है, वेंटी कहाँ अवेलेबल होगा। एक आम जनता कोई भी माध्यम से
ये रेज नहीं कर पाएगा किसी भी हॉस्पिटल के साथ। वो सिर्फ एक चीज कर सकते कि एम्बुलेंस में अपने पेशेंट को डाले और दर दर भटके के हर हॉस्पिटल में पूछ के कि अब यहाँ वैकेंसी है या नहीं। तो ये जो गैप है इसे फिल करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि अभी आपने जैसे कहा कि यहाँ केसेस कम हो गए, ये जैसे हमें बोला गया अमरजीत जी ने भी कि यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं कि क्या है, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते। पर अब जो वैक्सीनेशन के ड्राइव इन 18 ईयर्स ओल्ड के साथ शुरू होगा, तब फिर से एक नंबर सर्ज होगा, क्योंकि ये सब होंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे और इन सबका मिलना जुलना और लाइन में खड़े रहना होगा, क्योंकि आज भी वैक्सीनेशन को 6 से 7 घंटे लग जाते हैं काफी सेंटर्स में। तो ऐसे में हम कैसे कंट्रोल करें इस डिजीज को, इसकी कैसे हम इसकी प्रॉक्सिमिटी को कंट्रोल करें, ये जानना बहुत जरूरी है। और बेड केसेस सिर्फ इंक्रीज ही होंगे, इतने नहीं आते बात। राइट, मैं संध्या मैं बिल्कुल आपके इनपुट को आगे लेके जाना चाहता हूं डिबेट में आगे और बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ाऊंगा। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मुंबई से जो बात बताई कि किस तरह से हम छोटे छोटे 150 बेड के हॉस्पिटल्स क्रिएट कर सकते हैं, कोविड हॉस्पिटल कर सकते हैं, और इसमें लोग आगे आ रहे हैं, सामने आना चाह रहे हैं, ये एक बात आपने कही। लेकिन कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे सारी संस्थाएं सामने आए, आपस में मेलजोल बने और एक सिस्टम इवॉल्व हो, इसी पे बातचीत करना जरूरी है। और डॉक्टर सईद जो कह रहे थे कि अब बात तो दरअसल यही होनी है। हालांकि प्रोफेसर मनिंदर का कहना था कि ये सहज अभी आना बाकी है, 17 मई को एक पीक सा दिखाई देगा। लेकिन डॉक्टर अशोक सेठ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर अशोक सेठ कुछ कहना चाह रहे हैं कि जितने अब लोग दर भटक रहे हैं एडमिशंस के लिए, काफ़ी तो बहुत जेन्युइन है, हमें दिखता है उनकी सांस जा रही होती है, हमारे अस्पताल के सामने भी ऐसे लेटे होते हैं और हम उनको अस्पताल से निकल के भी उनकी केयर कर रहे होते हैं जहां एम्बुलेंसेस खड़ी होती हैं। बट एक और बता दूं कि पैनिक की सिचुएशन भी है जिसमें कि 50% लोग पैनिक है, वो इसलिए है कि कोई कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बना ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। देखिए वेस्ट में भी लोगों को एम्बुलेंस पकड़ के जाना होता है, वहां पे भी क्यूज लग गई थी, आपने वो विजुअल्स देखे थे, बट किसी को भटकना नहीं पड़ रहा था, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बेड दिलाए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पैनिक इसलिए होता है कि कल भी अगर सोच रहा है कोई कि मुझे बेड की जरूरत पड़ेगी या परसों की बेड पड़ेगी, तो वो आज से ही ढूंढना शुरू करता है, बिकॉज उसको कोई हेल्प है ही नहीं, उसको कोई नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे बेड है नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली हम बेड बढ़ा भी दें, और बढ़ाना चाहिए हमें, सिर्फ बेड की ही बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, नर्सेस की भी बात होगी जो कि वहाँ होना चाहिए। बट अगर हम लार्ज सेंटर्स खोलें, जैसे वहाँ पे भी खुला हुआ है मुंबई में, और उसमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करें, ये काम गवर्नमेंट का है कि हर बंदे को हेल्प मिले। जिस तरह वो मिरांडा हाउस की छात्राएं कर रही हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको रियली रिस्पेक्ट देता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। यही काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वही काम गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर ऑल 1000 हेल्पलाइंस खोल सकती है, फोन करे, कोई भी किसी को जरूरत है फोन करे, पूछे कि कहाँ बेड अवेलेबल है, वो उनको ढूंढ के दे बेड। सेंट्रलाइज डॉक्टर साहब वही बात है, मकसद भी डॉक्टर साहब मकसद भी यही है। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं और अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, भैया जी कहीं के इस प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और हम कोशिश ये करें, मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम आपको समर्पित है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कुछ अपनी बात कहना चाहती, मैं डॉक्टर साहब आता हूं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं आपसे आपके सुझाव से बात शुरू करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।